ये क्या हो रहा है यार इसमें? अच्छा, यहाँ से क्रॉस कर देते इसको। चलिए, अपन ने कल यहाँ तक कवर कर लिया था ना। ये कुछ देख लेंगे इनके बारे में ना। हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को मेरी आवाज भी आ रही है और स्लाइड भी दिख रही है क्या? परवीन सिंह, लोकेंद्र, विक्रम, पारुल, जूरिया, शंकर, नारायण, विक्रम, चलिए आ जाइए हेमंत। चलिए एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको विजिबल है या नहीं है। चलिए जी स्टार्ट करें। कल की क्लास के अंदर हमने बैठ गए भाई, पीछे सही से बैठ जाए ना। क्या होता है कि जब जिम में जाते हैं तब भी एकदम व्यवस्थित बैठे तो मजा आता है खाना खाने में ना। तो हमेशा जो है अपना लेवल मेंटेन रखो, ठीक। चलिए, लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में बात किया था, क्रॉप प्रोडक्शन से एसोसिएट। आपने जो ये सीट मिला है आपको, इसके अंदर बेसिक पोर्शन आपको दिया हुआ है। कुछ चीजें जो है थोड़ा सा इसमें इनकरेक्ट थी। हाँ, सीट लेके आ जाइए आप, ठीक है। कल की क्लास के अंदर हमने जो है यहाँ तक कवर कर लिया था, ये चीज क्लियर है। आज की क्लास के अंदर हम कुछ टर्म्स की बात करेंगे। वैसे तो जब पर्टिकुलर क्रॉप आएगी तो हम इन टर्म्स को कवर करेंगे, लेकिन फिर भी एक बार ऊपर से देख लेते हैं। एक पेपर आप देखिएगा 2015 में जो है एयू का पेपर हुआ था एग्रीकल्चर ऑफिसर का, और उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शुगर केन के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस आता है या जो शुगर केन के अंदर, और पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में अपलोड नहीं हुई है। आरपीसी एओ की जो एलिजिबिलिटी है, जिसकी अभी आप तैयारी कर रहे हो, उसमें पहले आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेने के बाद अपना 1 वर्ष पूरा करना है। 1 वर्ष के बाद अगर वापस एओ की सीट आती है या वैकेंसी आती है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। आप फॉर्म जरूर लगा देना, फॉर्म इसलिए लगा देना क्योंकि राजस्थान सरकार है, यहाँ पर कब पेपर होगा कब नहीं होगा कोई पता नहीं है। पंचवर्षीय योजना भी हो सकती है, क्योंकि 2019 के अंदर जो पेपर हुआ था उसका भी कोई अता पता नहीं है डबल एओ का, ठीक है। 2022 के अंदर जो पेपर हुआ था 27 मई को, उसका भी कोई अता पता नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के कहने की बात ये है, फॉर्म आप जरूर लगा देना, 100-200 रुपए लगेंगे। उससे आपको क्या लेवल होगा, 110 क्वेश्चन जो जनरल एग्रीकल्चर के आते हैं उसमें अपने आप को आप एवेल्यूएट कर सकते हो कि हम कहाँ थे, ठीक है। चलिए, आपकी जो पीडीएफ है ये अपलोड हो जाएगी, सर को मैं बोल दिया हूँ, प्रिंटेबल फॉर्म में अपलोड हो जाएगी। प्रिंटेबल फॉर्म में तो नहीं होगी, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और फिर आपके कार्ड में आ जाएगी, ठीक है। तो एओ के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था एग्रीकल्चर ऑफिसर के अंदर कि शुगर केन के अंदर जो इन्फ्लोरेसेंस बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, एरो कहा जाता है, और एरो के आने की प्रक्रिया कहलाएगी एरोइंग, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें जो है आपको बताने की है। जैसे एरोइंग की बात करते हैं तो एरो का निकलना क्या कहलाता है, एरोइंग। और एरो क्या होता है, इन्फ्लोरेसेंस होता है किसका, शुगर केन का। रेटूनिंग का मतलब आप जानते हो कि जब फर्स्ट क्रॉप की हम कंप्लीटली हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद में उसके स्टेबल से उसके जो रिमेनिंग स्टेबल्स होते हैं, जो अवशेष होते हैं, उससे वापस प्लांट का रीजनरेट होना क्या कहलाता है, रेटूनिंग कहलाता है। और रेटूनिंग भी किससे रिलेटेड है, शुगर केन से। यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, मैं आपको थोड़ा क्रॉपिंग सिस्टम और फार्मिंग सिस्टम से कोरिलेट करता हूं। और मल्टीपल क्रॉपिंग के अंदर जो है हमने बात किया था कि मल्टीपल क्रॉपिंग को हम मिक्स क्रॉपिंग बोल सकते हैं, इंटर क्रॉपिंग बोल सकते हैं, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग बोल सकते हैं और रिले क्रॉपिंग बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि रेटूनिंग जो है, रेटूनिंग शुगर केन के अंदर जो है ये किसका एग्जांपल है, मिक्स क्रॉपिंग का है, इंटर क्रॉपिंग का है, रिले क्रॉपिंग का है, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग का है, बताइए बताइए बच्चों, ये किसका एक पार्ट है। चलो, रिले क्रॉपिंग कौन कौन बता रहा है, सही आंसर कौन कौन बता रहा है, फटाफट बताइए। अरे यार, सीक्वेंशियल का मतलब क्या था, सीक्वेंशियल का मतलब ये था कि किसी क्रॉप की आपने सोविंग की और उस क्रॉप की हार्वेस्टिंग कर ली, उसके बाद फील्ड को वापस प्रिपेयर किया, फिर आपने नेक्स्ट क्रॉप की सोविंग की और फिर आपने हार्वेस्टिंग कर ली। इसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल। इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन ओवरलैपिंग। ये चीज क्लियर थी।
रिले के अंदर क्या होता है कि जैसे सोविंग किया था, हार्वेस्टिंग होगी, उसके पहले ही हम दूसरी क्रॉप की क्या कर देते थे, सोविंग कर देते थे। फिर उसकी हार्वेस्टिंग होने से पहले, उसके पहले दूसरी क्रॉप की सोविंग कर देते थे। और कब करते थे, जब प्रीवियस क्रॉप अपनी फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी को क्या कर ले, अचीव कर लेती थी। और इस प्रोग्राम को हम क्या बोलते थे, रिले क्रॉपिंग बोलते थे, या इसे हम क्या बोलते थे, ओवरलैपिंग बोलते थे। क्यों बोलते थे ओवरलैपिंग, क्योंकि यहाँ पर जो पहली वाली क्रॉप है उसमें इंटरफेयर किसने किया, नेक्स्ट वाली क्रॉप ने किया है, इस वजह से इसको क्या बोलते थे, ओवरलैपिंग। बात आ रही है रेटूनिंग की। रेटूनिंग के अंदर मैंने कहा, जैसे मान लो ये शुगर केन है, शुगर केन ने आपने फर्स्ट हार्वेस्टिंग कर ली, हार्वेस्टिंग करने के बाद यहाँ पर क्या बचा, इसका अवशेष बचा। यानी पहली क्रॉप ने तो अपनी लाइफ साइकिल को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में आप क्या कर रहे हो, नेक्स्ट क्रॉप वापस इससे ले रहे हो। इट मींस इसने जो है पहली क्रॉप के साथ इंटरफेयर नहीं किया है। जब इंटरफेयर नहीं किया है तो रिले क्रॉपिंग नहीं होगा, क्या होगा आपका, सीक्वेंसर। ये चीज क्लियर है। इसके बाद ट्रेसिंग। ये ट्रेसिंग नहीं है भैया, जहां पर आपको ये दिया हुआ है उसमें लिख लेना डी ट्रेसिंग है। क्या है, डी ट्रेसिंग। डी ट्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि जो शुगर केन की लोअर लीव्स होती है, ठीक है, शुगर केन की जो लोअर लीव्स होती है उनको रिमूव करना क्या कहलाता है, डी ट्रेसिंग कहलाता है। लोअर लीव्स को रिमूव हम क्यों करेंगे, क्योंकि वो फालतू में जो है वो फोटोसिंथेसिस करेगी, कहीं ना कहीं जो है वो क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करेगी, या फिर वहां से जो है वाटर का लॉसेस ज्यादा होगा। मान लीजिए लीफ नीचे ज्यादा है तो इवापोरेशन लॉसेस, ट्रांसपिरेशन लॉसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, लोअर लीव्स को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, डी ट्रेसिंग। रेपिंग और एक है आपका प्रोपिंग। रेपिंग का मतलब क्या होता है, जिस तरीके से आपने सुना होगा कि जो बीड़ी बनाई जाती है तो जर्दे के ऊपर हम क्या करते हैं, रेप करते हैं, ठीक है, आवरण चढ़ाते हैं। तो उसी तरीके से शुगर केन के ऊपर जो है हम क्या कर देंगे, उससे पत्तियों से उसको लपेट देंगे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेपिंग। प्रोपिंग का मतलब क्या होता है, यहां पर देखो एक वर्ड है प्रोपिंग। प्रोपिंग का मतलब है एक शुगर केन ये है और दूसरा शुगर केन ये है, तो इन दोनों को आपस में पत्तियों के माध्यम से बांध देना ताकि लोजिंग इफेक्ट इन दोनों पर ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका प्रोपिंग। एक और चीज आप यहाँ पर ऐड कर लेना कि इसके अंदर हम एक चीज और करते हैं जिसको हम बोलते हैं अर्थिंग अप। अर्थिंग अप का मतलब क्या होता है, मिट्टी चढ़ाना। क्या होता है, मिट्टी चढ़ाना। टिपिंग, टिपिंग जो है वो टी से रिलेटेड नहीं है। टिपिंग की जगह आप यहां पर लिखना निपिंग, एक वर्ड लिखना निपिंग। टिपिंग की जगह क्या आएगा, निपिंग। ये टी से टिपिंग नहीं होगा। जिस तरीके से चने के अंदर हम उसके ऊपरी वाले भाग को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। मान लो कोई प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर वाले पार्ट को हम रिमूव कर रहे हैं, इससे हमें क्या फायदा मिलेगा, मान लो इसको अगर हमने रिमूव किया तो जो एनर्जी इसको बनाने में काम आ रही थी वो कहां आएगी, इसके साइड वाले पार्ट में आएगी। इसका मतलब जो निपिंग हम करते हैं, यानी अपर पोर्शन को जो हम रिमूव करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एनर्जी डाइवर्ट। क्या है, एनर्जी डाइवर्ट का। ये चीज क्लियर है। अगर आपसे पूछा जाए कि चने के अंदर जो हम निपिंग करते हैं उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, एनर्जी डाइवर्ट, या फिर आपको दिया होगा कि टू प्रमोट ब्रांचिंग। किसको प्रमोट करने के लिए, ब्रांचिंग को प्रमोट करने के लिए। तो अगर आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एनर्जी डाइवर्ट करके इस तरीके से दिया हुआ है, तो राइट आंसर क्या जाएगा, एनर्जी डाइवर्ट। या फिर क्या लिखा हुआ है, टू प्रमोट दी ब्रांचिंग, तो राइट आंसर क्या जाएगा, ब्रांचिंग जाएगा। ये चीज क्लियर है। एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो टी है उस टी के अंदर हम क्या करते हैं, निपिंग करते हैं। क्या करते हैं, निपिंग। और इस निपिंग को ही हम क्या बोलते हैं, प्लकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लकिंग। प्लकिंग और निपिंग बोथ आर सिमिलर। इसके अंदर क्या होता है कि जो टी वाला जो पोर्शन होता है उसकी दो पत्तियों को और एक बर्ड को जो है वो रिमूव किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जो टी होता है उस टी के अंदर निपिंग की जाती है, और निपिंग के अंदर जो है 2 लीव्स एंड 1 बर्ड को जो है क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। इसके बाद में अगर हम इस निपिंग की बात करते हैं तो निपिंग जो है इंडिया के अंदर 2 जगह की जाती है। एक की जाती है आपके नॉर्थ इंडिया में, कहां पर, नॉर्थ इंडिया में, और एक की जाती है आपके साउथ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया के अंदर जो निपिंग का बेस्ट टाइम है वो है आपके अप्रैल टू दिसंबर। कौन सा है, अप्रैल टू दिसंबर। जबकि साउथ इंडिया के अंदर जो है वो दिसंबर टू मार्च। कौन सा है, दिसंबर टू मार्च। ये चीज आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टी के अंदर निपिंग, निपिंग का मतलब एक हार्वेस्टिंग भी हम इसको बोल सकते हैं, हार्वेस्टिंग मेथड। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टी के अंदर जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, यानी उसको, उसकी पत्तियों को जब हम रिमूव करते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है, क्या रिमूव किया जाता है, तो 2 पत्तियां और साथ में एक कली का। ये चीज क्लियर है, आया समझ में। नॉर्थ इंडिया के अंदर कब करते हैं, अप्रैल से दिसंबर में। साउथ इंडिया के अंदर हम कब करते हैं, दिसंबर से मार्च में। थोड़ा फास्ट लिखना,
समय कम है, चीजें हमें ज्यादा कवर करनी है। ब्लाइंड होइंग का मतलब क्या है? ब्लाइंड होइंग का मतलब ये है कि क्या बोलेंगे ब्लाइंड होइंग को? एक होता है क्लीन टिलेज। क्लीन टिलेज का मतलब इस तरीके से हमें टिलेज ऑपरेशन करना है कि फील्ड पर कोई भी वेजिटेटिव पार्ट लेफ्ट ना रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्लीन टिलेज कहा जाता है। इसके अलावा एक और वर्ड होता है आपका ले बाई एप्लीकेशन। ले बाई एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि लास्ट टिलेज प्रैक्टिसेस के दौरान कोई भी आप फर्टिलाइजर का या हर्बिसाइड का जो एप्लीकेशन करते हो, क्या कहलाता है? आपका ले बाई एप्लीकेशन कहलाता है। निपिंग जो है और किससे रिलेटेड है? याद रखना है, निपिंग इज रिलेटेड टू ग्राम। किससे रिलेटेड है? ग्राम से। तो यहीं आप कोरिलेट कर लो। निपिंग की अगर हम बात करें तो निपिंग जो है वो ग्राम से रिलेटेड है। तो ग्राम कौन सी क्रॉप है? पल्स क्रॉप है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी ऐसी फाइबर क्रॉप है जिसके अंदर भी निपिंग की जाती है, मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है कैस्टर। कौन सी है? कैस्टर। रिसिनस कम्युनिसिस जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर रिसोनेलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो कैस्टर और ग्राम के अंदर भी क्या किया जाता है? निपिंग किया जाता है। लिख लिया ये? चलो, इसके बाद में है स्टैंडिंग। स्टैंडिंग का सनफ्लावर के अंदर याद रखो तो रख लेना, वरना कोई दिक्कत नहीं। अर्थिंग अप, पोटैटो, सुगर केन, बंच टाइप ग्राउंडनट के अंदर हम क्या करते हैं? अर्थिंग अप करते हैं। लूपिंग, आपने देखा होगा कि लुर्सिन हो गया, जो भी फोडर क्रॉप्स होती है उनके अपर पार्ट को हम क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं। कट करने के बाद उसके अंदर वापस जो है फूटान होती है, वापस जो है वो क्या करते हैं? रीग्रोथ करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? लूपिंग कहा जाता है। जीनिंग का मतलब क्या होता है? दो चीजें होती है। ठीक है, कॉटन के अंदर जो है क्या किया जाता है? जिनिंग किया जाता है। जब भी हम कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन के अंदर दो चीजें होती हैं। एक सीड कॉटन होता है। क्या होता है? सीड कॉटन। एक होता है कॉटन सीड। मतलब कॉटन का सीड, यहां पर एक वर्ड आ रहा होगा कॉटन का सीड। जब आप बोलते हो तो क्या सुनाई दे रहा है? कॉटन का सीड, सीड कॉटन। ये कॉटन का सीड मतलब यहां पर केवल क्या है? ओनली सीड है। क्या है? सीड। यहां पर क्या है? सीड भी है प्लस फाइबर भी है। ये चीज क्लियर हुई? सीड भी और फाइबर भी है। अगर ये फाइबर जो है, अगर ये फाइबर लॉन्ग है और यह फाइबर शॉर्ट है, शॉर्ट है तो इसको हम क्या बोलते हैं? फज बोलते हैं। ठीक है, और लॉन्ग है तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंट बोलते हैं। ये चीज क्लियर है? अब इस सीड से इस फाइबर को हमें क्या करना है? अलग करना है। तो यहां पर एक टर्म आता है रिमूवल ऑफ फाइबर फ्रॉम सीड ऑफ या फ्रॉम सीड कॉटन, फ्रॉम सीड कॉटन इज नोन एज अ जिनिंग। इसे हम क्या बोलते हैं? जिनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिनिंग कहा जाता है। सेपरेशन ऑफ फाइबर या रिमूवल ऑफ फाइबर, यहां पर हम बोल सकते हैं सेपरेशन बोलेंगे तो और अच्छा है। सेपरेशन ऑफ फाइबर फ्रॉम द सीड कॉटन। कॉटन सीड नहीं, क्या है? सीड कॉटन। जो आपको कंफ्यूजन करेगा वो इसी टर्मिनोलॉजी में करेगा कि जिनिंग का मतलब क्या होता है। रिमूवल ऑफ फाइबर फ्रॉम सीड कॉटन, रिमूवल ऑफ फाइबर फ्रॉम कॉटन सीड। ठीक है, तो जल्दबाजी में अपन क्या करेंगे? कॉटन सीड कर देंगे, वो नहीं करना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। एक और चीज आपको याद रखना है कि बड़ा फाइबर तो जो है वो इजीली रिमूव हो जाता है, लेकिन छोटा वाला फाइबर जो है रिमूव करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो इसके लिए जो है हम एक केमिकल यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? वेरी गुड, क्या है? H2SO4। यहां पर एक और पॉइंट लिख लेना साथ के साथ, रिमूवल ऑफ फज और ब्रेकिंग दी dormancy in cotton by H2SO4। ठीक है, सीड एंड H2SO4 का जो रेशो यूज किया जाता है वो 10:1 रेशो यूज किया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। समझ में आया कि अगर मान लो सीड के साथ फज लगा रहेगा तो जाहिर सी बात है उसके जर्मिनेशन होने में क्या होगी? दिक्कत होगी, यानी वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। उसकी कैपेबिलिटी है लेकिन वो जर्मिनेट नहीं हो पा रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डोरमेंसी बोलते हैं। तो उसको ब्रेक करने के लिए जो केमिकल हम यूज करते हैं वो क्या? आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, सर इन राजस्थान एग्रो क्लाइमेटिक जोन में सेकंड ए का नाम इंटरनल ड्रेनेज जोन ही है या इनलैंड ड्रेनेज जोन है? इसका नाम जो है इंटरनल बोलो, इंटरनल ड्रेनेज जोन है, इनलैंड नहीं है, इंटरनल ड्रेनेज जोन है। ठीक है, लिख लिया ये आपने?
थोड़ा जल्दी लिखो। एक और चीज यहां पर याद रखना है, कॉटन के केस में कॉटन का जो फाइबर होता है, वो कॉटन का फाइबर कौन सा होता है? कॉटन में जो फाइबर होता है वो याद रखना है सरफेस फाइबर होता है। कौन सा होता है? सरफेस फाइबर। कॉटन को जो हम क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड कहा जाता है, सरफेस फाइबर। जबकि आपका मेस्टा जो होता है, मेस्टा एंड जूट के अंदर जो है फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर, सरफेस फाइबर का मतलब सतह पर, फ्रूट की सतह पर जो है क्या होता है? फाइबर होता है। लेकिन मेस्टा और जूट की अगर हम बात करते हैं, इनके अंदर फ्लोएम होता है, तभी तो इनके अंदर हम क्या करते हैं? रेटिंग करते हैं। ठीक है, लिखा आप लोगों ने? ये क्या चीज समझ में नहीं आ रही है? कहां पे? रिमूवल ऑफ फज और ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन कॉटन बाय H2SO4। लिखा? थोड़ा जल्दी लिखो। लिख लिया? चलिए, इसके बाद में जीनिंग हो गया, डीलिंटिंग हो गया, टॉपिंग हो गया, पिकिंग हो गया, तो ये सब हम पढ़ेंगे। डीटेसलिंग का मतलब क्या होता है? मेज के अंदर टेसल को रिमूव करना डीटेसलिंग कहलाता है। पेगिंग का मतलब क्या होता है? जो फीमेल पेग पार्ट होता है उसको हम पेग बोलते हैं। पेगिंग का मतलब क्या होता है? पेग का निकलना, फीमेल पार्ट का ना, पेगिंग कहलाता है। पॉपिंग भी किससे रिलेटेड होता है? ग्राउंडनट से रिलेटेड होता है। रेटिंग और स्ट्रिपिंग की बात करें तो जूट और सनेम से रिलेटेड है। डेपोक, सीडलिंग, माइलिंग, पैराबॉइलिंग राइस से रिलेटेड है। टॉपिंग, डिसकरिंग, प्राइमिंग, क्यूरिंग, रेबिंग जो है टोबैको से रिलेटेड है। जब पर्टिकुलर क्रॉप आएगी तो मैं इन चीजों को इसमें मेंशन करवा दूंगा, आप लोग एक बार इनको देख लेना। ये नाम आप याद रख ही सकते हो इजीली। चलिए, यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है, ये कुछ हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट है, आपको सब क्रॉप के हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट याद रखना है। यहां पर एक वर्ड है BOAA। BOAA की बात करते हैं तो बीटा एन ऑक्साइल एमिनो LA9। फुल फॉर्म लिख लेना, बोआ की फुल फॉर्म क्या होती है? बीटा एन ऑक्साइल एमिनो LA9 होती है, जो किसके अंदर पाया जाता है? लेथाइरस के अंदर। लेथाइरस सेटाइवस या लेथाइरस के अंदर पाया जाता है, जिसकी कंसंट्रेशन जो है लेथाइरस के अंदर कितनी पाई जाती है? 0.1 से लेकर 2.5%। 0.1 से लेकर 2.5%। लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसी वेराइटीज आई है जिनके अंदर बोआ की जो कंसंट्रेशन है वो 0.1% से भी क्या है? कम है। ठीक है, तो उसका नाम है बायोल 212 एन प्रतीक। ठीक है, बायोल 212 एन प्रतीक। ठीक है, बोआ जो है वो किसके अंदर पाया जाता है? लेथाइरस के अंदर, जो कि एक हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट है, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी पाई जाती है लेथाइरस के अंदर? 0.1 से 2.5%, जो कि एक हार्मफुल होती है। लेकिन 0.1% से अगर कम है तो क्या होती है? हार्मफुल नहीं होती है, वो दाल जो है वो खाने योग्य होती है। और जिसकी दो वेराइटी अभी हाल ही में डेवलप हुई है, जिसका नाम क्या है? बायोल 212 है और प्रतीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लेथाइरस की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसके अंदर बोआ की मात्रा 0.1% से भी क्या है? कम है। तो याद रखना है बायोल 212 और कौन सी है? प्रतीक है। ठीक है, प्रेजेंटेशन नहीं दिखाई दे रहा है आपको? थोड़ा और जूम कर देते हैं भाई। ठीक, ब्राइटनेस कहां से कम करें? कोई है टेक्निकल एड तुम्हारे अंदर? चलो कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है इतना तो यार। ये धूरी नेसियन हम सब पढ़ लेंगे। ये लिख लिया क्या आप लोगों ने? नहीं लिखा? चलो, ये सब हमने पढ़ लिया है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, थोड़ा सा इस पर देख लेते हैं। जनरली जो एनपीके का जो रेशो होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? रेशो बोलेंगे या ग्रेड बोलेंगे? इसको रेशो बोलेंगे। ठीक है, जितनी भी सीरियल क्रॉप है उन सीरियल क्रॉप के अंदर क्या रेशो यूज करते हैं? 4:2:1 यूज करते हैं। पल्स क्रॉप के अंदर 1:2:1 यूज करते हैं या 1:2:2 यूज करते हैं। जनरली आपको 1:2:1 याद रखना है। अब क्या रीजन है, आप में से मुझे कौन बताएगा कि ऐसा क्यों है सर कि पल्सेस के अंदर नाइट्रोजन जो है हम केवल 1 दे रहे हैं, फास्फोरस जो है वो थोड़ा 2 गुना दे रहे हैं, पोटास भी 1 गुना दे रहे हैं। ये फास्फोरस हम इनमें ज्यादा क्यों दे रहे हैं? इसका रीजन क्या है? किसके लिए? मैंने आपको बताया था, फास्फोरस जो है वो इनडायरेक्टली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है? क्योंकि फास्फोरस पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट किसका काम करता है?
एनर्जी सोर्स का काम करता है। इस वजह से पल्सेस के अंदर हम क्या देते हैं, फास्फोरस ज्यादा मात्रा में देते हैं। ज्यादा मात्रा में देंगे तो नोड्यूल का फॉर्मेशन इफेक्टिव होगा, और इफेक्टिव होगा तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ज्यादा होगा। इस वजह से नाइट्रोजन हमें क्या देनी होगी, कम देनी होगी। ये चीज क्लियर है। जनरली हम इनके अंदर 20 से 25 केजी नाइट्रोजन ही देते हैं पर हेक्टेयर। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ऑयल सीड क्रॉप के अंदर याद रखना है 3:2:1। फोडर और फाइबर के अंदर 4:1:4 याद रखना है, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है, एक बार आप पढ़ोगे तब भी आपको पता लग जाएगा। ये चीजें भी हमने कवर कर ली है। चलिए, आज की जो हमारी क्रॉप है वो वीट रहेगी। एक बार इस टेबल को आप देखिए, या ना भी देखो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार वीट। बच्चों मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा, उसके बाद में हम इन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बोटेनिकल नेम, फैमिली, 2n नंबर, ओरिजिन, पॉलिनेशन, प्लांट टाइप और फ्लावरिंग के बेसिस पे, जर्मिनेशन के बेसिस पे, टेस्ट वेट, ग्रेन, ठीक है। देखिए एक बार देखना क्या हुआ, कोई कंफ्यूजन? वीट की हम बात करते हैं। पहली क्रॉप है हमारी वीट। मैंने कहा था कि वीट जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा एरिया पर ग्रो किया जाता है। इट मींस ये हमारे लिए क्या है, किंग ऑफ सीरियल कहा जाता है। क्लियर है। स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड है। बोटेनिकल नेम की बात करते हैं तो ट्रिट्रिकम एस्टिवम कहा जाता है। फैमिली की बात करते हैं तो ग्रेमिनी या पोएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। और ग्रेमिनी और पोएसी फैमिली के जो भी प्लांट होते हैं उनका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि इनका जो स्टेम होता है वो कौन सा स्टेम होता है, होलो स्टेम पाया जाता है। कौन सा स्टेम होता है, होलो। केवल इनके अंदर जो हार्डनेस होती है वो केवल कौन से पोर्शन पर होती है, नोड्स पर होती है। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं 2n बराबर। तो 2n बराबर वीट में कितने पाए जाते हैं, 42 पाए जाते हैं। लेकिन बेसिक क्रोमोसोम नंबर की बात करते हैं तो क्या है, 7 है। इसे हम क्या बोलते हैं, हेक्साप्लॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्साप्लॉइड कहा जाता है। अगर हेक्साप्लॉइड की बात करते हैं तो 7 इज मल्टीप्लाइड विद द 6, ये कितना आ जाएगा आपका, 42 आ जाएगा। ये चीज क्लियर है। इसके बाद में ओरिजिन की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन कहां है, साउथ वेस्ट एशिया है। लेकिन अगर हम राइस की बात करते हैं तो राइस का जो ओरिजिन है साउथ ईस्ट एशिया है। साउथ वेस्ट एशिया ही जो है आपके किसका है, ग्राम का है। किसका है, ग्राम का है, ठीक है। पोलिनेशन की बात करते हैं तो कौन सा पोलिनेशन पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेटेड। प्लांट टाइप की बात करते हैं तो कौन सा है, C3 है। फ्लावरिंग के बेसिस पे बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट या लॉन्ग डे प्लांट है। तो कौन सा है, ये लॉन्ग डे प्लांट है। मैंने कहा था सभी रबी क्रॉप्स किस नेचर की होती है, लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। क्लियर है। जर्मिनेशन की बात करें तो जर्मिनेशन यहां पर कौन सा पाया जाता है, हाइपोजियल जर्मिनेशन। टेस्ट वेट की बात करते हैं तो कितना होता है, 40 ग्राम होता है। कितना होता है, 40 ग्राम। ग्रेन की बात करते हैं तो ग्रेन को क्या बोलते हैं, कैरियोप्सिस कहा जाता है। ये चीज क्लियर है। ये बेसिक चीज है जो आपको वहां पर भी मेंशन मिल जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये जर्मिनेशन सर हमें खेल समझ में नहीं आता है कि जर्मिनेशन का चक्कर क्या है। अधिकतर बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं कि कौन सी क्रॉप के अंदर किस प्रकार का जर्मिनेशन पाया जाता है। तो एक बेसिक चीज है, इसको जो आपको मिला है या कॉपी में जो है आप इसको मेंशन कर लेना। एक बार आप सब लोग देखिए जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का सिंपल मीन क्या होता है कि जो हम सीड की सोविंग करते हैं, बात नहीं भाई, जब हम सीड की सोविंग करते हैं तो सीड्स के अंदर से जो है एक ऊपर वाला पार्ट निकलता है और एक नीचे वाला पार्ट निकलता है। ऊपर वाला पार्ट आगे जाकर जो है क्या करता है, शूट में कन्वर्ट होता है, और नीचे वाला पार्ट क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। ये चीज क्लियर है आप लोगों को। मान लीजिए आपने सीड की सोविंग किया, और सीड की सोविंग करने के पहले आपको एक वर्ड याद रखना है कि जब भी हम सीड की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोटिलीडोन कहा जाता है। सीड को जनरली हम क्या बोलते हैं, कोटिलीडोन कहा जाता है, ठीक है। सोविंग आपने किया और ये कोटिलीडोन जो है वो कहां रहा, जमीन के अंदर। एक टाइप ये हो गया। सेकंड आपने सोविंग किया और कोटिलीडोन जो है वो कहां चला गया, जमीन के ऊपर। ये क्या हो गया आपका, सोइल। दो कंडीशन समझ में आ रही है। इसको हमने क्या कहा था, कोटिलीडोन। ये भी कहां है, ये क्या है आपकी सोइल। ये बिलो सोइल है या एबो सोइल है, बिलो सोइल। कहां है, बिलो सोइल। एक और चीज याद रखना है कि इस कोटिलीडोन के अंदर मैं दो पार्ट बना रहा हूं। ये कोटिलीडोन है तो इस कोटिलीडोन के ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाएगा, ईपी कोटाइल। क्लियर है। इस कोटिलीडोन के नीचे वाला पार्ट क्या कहलाएगा, हाइपो कोटाइल। ये चीज क्लियर है।
जब कोटिलीडोन जमीन के अंदर ही रहेगा, यानी बिलो ग्राउंड है, बिलो सोइल है, तो इस प्रकार के जर्मिनेशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपोजियल जर्मिनेशन। कौन सा जर्मिनेशन बोलेंगे? हाइपोजियल। हाइपो का मतलब होता है बिलो, जीएल का मतलब होता है ग्राउंड, जर्मिनेशन का मतलब होता है अंकुरण। यदि जब अंकुरण जमीन के नीचे होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपोजियल जर्मिनेशन। क्लियर है? यहां पर कोटिलीडोन कहां चला गया? सोइल के ऊपर। इट मींस इस प्रकार के जर्मिनेशन को हम क्या बोलेंगे? इपीजियल जर्मिनेशन। ये चीज क्लियर है क्या आप लोगों को? समझ में आया यहां तक? चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि जब भी हम जर्मिनेशन की बात करते हैं तो जर्मिनेशन कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का, हाइपोजियल जर्मिनेशन और इपीजियल जर्मिनेशन। ये चीज क्लियर है? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताइए कि जो इपीजियल जर्मिनेशन हुआ है, सॉरी हाइपोजियल जो जर्मिनेशन हुआ है, उसमें कौन सा पार्ट बड़ा है, यानी लार्ज पार्ट कौन सा है और शॉर्ट पार्ट कौन सा है? लार्ज जो है इपिकोटाइल है या हाइपोकोटाइल है? कौन सा पार्ट इनलार्ज हुआ है इसमें? हाइपोजियल जर्मिनेशन में कौन सा पार्ट बड़ा है? इपिकोटाइल बड़ा है या हाइपोकोटाइल? हाइपोकोटाइल मतलब सीड के नीचे वाला, इपिकोटाइल मतलब सीड के ऊपर वाला। तो कौन सा पार्ट बड़ा है? इपिकोटाइल या हाइपोकोटाइल? ये हाइपोकोटाइल हो गया, ये इपिकोटाइल हो गया। हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर कौन सा पार्ट बड़ा? इपिकोटाइल। आप देखिए कि सीड के नीचे तो केवल इतना सा है, लेकिन अगर ऊपर बात करें तो पूरा प्लांट है। इट मींस कोटिलीडोन के ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है? इपिकोटाइल। और हाइपोजियल जर्मिनेशन में कौन सा पार्ट बढ़ रहा है? इपिकोटाइल। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि हाइपोजियल जर्मिनेशन के अंदर कौन सा पार्ट एनलार्ज होता है? इपिकोटाइल। ठीक। और छोटा वाला पार्ट कौन सा होता है? हाइपोकोटाइल। ये चीज याद रहेगी। यदि हम इपिजियल जर्मिनेशन की बात करते हैं तो इपिजियल जर्मिनेशन में कौन सा पार्ट बड़ा और कौन सा पार्ट छोटा? तो देखो, इपिजियल जर्मिनेशन में बड़ा पार्ट कौन सा है? कोटिलीडोन के नीचे वाला, यानी हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? हाइपोकोटाइल। शॉर्ट पार्ट कौन सा है? कोटिलीडोन के ऊपर वाला, यानी इपिकोटाइल। ये चीज समझ में आई क्या आप लोगों को? ठीक है। अब एक विशेष बात आपको याद रखनी है कि सभी ऑल खरीफ या सॉरी ऑल रबी पल्सेस एंड ऑल सीरियल्स। ठीक है, सभी रबी पल्सेस और सभी सीरियल्स के अंदर जो जर्मिनेशन होता है वो कैसा होता है? हाइपोजियल जर्मिनेशन। कौन सा होता है? हाइपोजियल। क्लियर है? ये समझ में आया? लेकिन अगर मैं राजमा की बात करूं तो राजमा रबी की पल्स है या खरीफ की पल्स है? राजमा रबी की पल्स है या खरीफ की पल्स है? अरे गधों, कल नहीं बताया था क्या? कल मैंने कहा था कि आपको केवल रबी की पल्सेस याद रख लो, खरीफ की पल्सेस अपने आप याद हो जाएगी, जिसके अंदर ग्राम और मटर में तो आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए था। उसके अलावा लेथाइरस, लेंटिल और राजमा, तीन नाम थे। तो राजमा कौन सी है? खरीफ की पल्स है या रबी की पल्स है? अरे अब तो बोलो, रबी की पल्स है। मतलब सभी रबी के पल्सेस में कौन सा हो रहा है? हाइपोजियल जर्मिनेशन। लेकिन एक्सेप्ट की अगर हम बात करते हैं तो क्या है आपका? राजमा। राजमा में कौन सा होता है? इपीजियल जर्मिनेशन होता है। कौन सा होता है? इपीजियल। ये चीज क्लियर है? इसके बाद में अगर हम यहां पर बात करें कि जो इपीजियल जर्मिनेशन है वो किसमें होता है? ऑल खरीफ पल्सेस में। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट आपको याद रखना है, एक्सेप्ट पीजन पी या अरहर, इसमें कौन सा जर्मिनेशन पाया जाता है? इसमें पाया जाता है हाइपोजियल जर्मिनेशन। ये चीज क्लियर है कि आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? नहीं आए हो तो वापस देख लेना कि जब जर्मिनेशन होता है और जर्मिनेशन के दौरान यदि जो कोटिलीडोन वाला पार्ट है वो जमीन के नीचे रह जाता है तो उसको हम हाइपोजियल जर्मिनेशन बोलते हैं, और वो कोटिलीडोन वाला पार्ट जमीन से ऊपर चला जाता है तो इपीजियल बोलते हैं। जब ऊपर जमीन से चला गया तो कोटिलीडोन का नीचे वाला पार्ट जो है वो बड़ा है, यानी इपीजियल जर्मिनेशन में कौन सा पार्ट बढ़ता है? नीचे वाला, यानी हाइपोकोटाइल पार्ट बड़ा होता है जबकि इपिकोटाइल पार्ट छोटा होता है। एक चीज आप याद रख लो, दूसरी चीज अपने आप याद हो जाएगी। सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन होता है कि हाइपोजियल किसमें होता है और इपीजियल किसमें होता है, तो सभी रबी की पल्सेस क्या है आपकी? हाइपोजियल है, और सभी सीरियल के अंदर क्या होता है? हाइपोजियल। एक्सेप्शन क्या है आपका? राजमा। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप को याद हो जाएगा। एक बार आप इसको बना लो ताकि फिर हम आगे बढ़े। थोड़ा जल्दी करना। समझ में आया नहीं आया ये चीज?
जर्मिनेशन के दौरान सीड के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है? वेरी गुड, कौन सी है? माल्टोस शुगर। कौन सा हार्मोन एक्टिवेट होता है? GA3, जिब्रेलिक एसिड। ठीक है। कौन सा एंजाइम जो है मेनली एक्टिवेट होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, है ना। कुछ पॉइंट्स है तो ध्यान रखना है। देखो, आप दीपक को याद रख लो, दीपक को याद रख लोगे तो ये सारी चीजें याद हो जाएगी। दीपक का मतलब ई से मतलब ईपी, यानी ईपीजीएल। के का मतलब सभी, खरीफ। खरीफ यहाँ पर केवल हम बात करेंगे किसकी? पल्सेस के बारे में। तो ईपीजीएल जर्मिनेशन किस में होता है? खरीफ पल्सेस में होता है। एक्सेप्ट अरहर जो है वो कौन से सीजन की है? खरीफ सीजन की। लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होगा? ईपीजीएल जर्मिनेशन नहीं होगा, इसके अंदर हाइपोजीएल जर्मिनेशन होगा। ये दीपक याद है तो आपको जर्मिनेशन का ये पूरा टाइप याद है। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखो बस आप। हैं? हाँ हाँ, लिखो लिखो। फ्लेरिस माइनर का टेस्ट वेट कितना होता है? 2 ग्राम होता है। वेरी गुड, लिख लिया। चलिए, तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, ये चीज क्लियर है। इसके बाद में एरिया और प्रोडक्शन वाला जो पार्ट है मैं आपको लास्ट में डाटा वाली क्लास रखेंगे, उसके अंदर पूरा कवर कर देंगे। ठीक है, आपका पूरा पीडीएफ कवर हो जाएगा। एक बार अपन बेसिक तरीके से देख लें ताकि आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके कुछ क्लासिफिकेशन के बारे में। ठीक है, अगर हम वीट के क्लासिफिकेशन की बात करें तो जनरली हम वीट को जो है वो 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, शॉर्ट में मत बताऊंगा आपको, हेक्साप्लॉइड। ठीक है, डिप्लॉइड के अंदर क्या होगा? 2x होंगे, टेट्राप्लॉइड के अंदर 4x होगा, और हेक्साप्लॉइड के अंदर क्या होगा? 6s होगा। एक्स की बात करते हैं तो बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना है? 7 है। हमेशा 2n बराबर अगर हम बात करें तो 6 इंटू 2 करो, 7 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। 7 इंटू 4 करोगे तो 28 आ जाएगा। तो tn बराबर 28, 2n बराबर इधर क्या हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अब बात करते हैं कि डाइप्लॉइड कौन कौन से होते हैं, तो इसके अंदर याद रखना है टिट्रिकम, मोनोकोकम याद रखना है। कौन सा याद रखना है? टिट्रिकम, मोनोकोकम। टेट्राप्लॉइड की बात करते हैं तो 2 हैं, एक टिट्रिकम डाइकोकम है और टिट्रिकम ड्यूरम है। कौन सा है? टिट्रिकम डाइकोकम और टिट्रिकम ड्यूरम। ड्यूरम जो है, इस ड्यूरम को एक और नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है मैक्रोनी वीट। क्या कहा जाता है? मैक्रोनी वीट। आपने देखा होगा कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं तो सर्वोच्च जो आदमी होता है वहां का क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसको हम जिला कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो डीएम का मतलब क्या हो गया? ड्यूरम। एम का मतलब क्या हो गया? मैक्रोनी। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है ड्यूरम किसका नाम है और आपका डाइकोकम किसका नाम है। तो याद रखना है मैक्रोनी का नाम क्या है? आपका ड्यूरम है। क्या है? ड्यूरम है। जबकि डाइकोकम को हम क्या बोलते हैं? एक अंग्रेजी में एक वर्ड आता है डाई। ठीक है, डाई का मतलब होता है मर जाना। ठीक है, आई का मतलब क्या हो गया आपका? डी आई। डी आई से क्या हो गया? डाइकोकम। इसे क्या हो जाएगा आपका? इमरवीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इमरवीट। तो डाइकोकम को हम क्या बोलते हैं? इमरवीट बोलते हैं। ड्यूरम को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोनी बोलते हैं। पूरे जिले के अंदर सब लोग जो है मतलब लचीले हो सकते हैं, यानी सॉफ्ट कॉर्नर हो सकते हैं, लेकिन जो जिला कलेक्टर होता है वो क्या होता है? हार्ड होता है। याद रखना है, जितने भी वीट हैं उन वीट के अंदर होलो स्टेम पाया जाता है, लेकिन जो आपका टिट्रिकम ड्यूरम है उस टिट्रिकम ड्यूरम के अंदर जो है उसके नोड वाले पोर्शन के अलावा भी जो है थिकनेस होती है, कठोरपन होता है। इस वजह से पैथोलॉजी में सर ने आपको बताया होगा कि टिट्रिकम ड्यूरम के अंदर जो है एक रस्ट होती है जिसका नाम क्या है? स्टेम रस्ट है, या जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक रस्ट बोलते हैं। उसका प्रकोप क्या होता है? कम से कम होता है। ये चीज क्लियर है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेम रस्ट के प्रति जो है रेजिस्टेंसी कौन शो करता है? तो टिट्रिकम ड्यूरम करता है।
क्लियर है, ये चीज समझ में आई। इसके अलावा एक और चीज याद रखना है, आपने नाम सुना होगा सीमिट का, ठीक है। और सीमिट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि मैक्सिको में है, और ये किसके ऊपर रिसर्च करता है, मेज और वीट के ऊपर करता है। लेकिन जो ड्यूरम है भाई, डीएम साहब तो अपना अलग लेवल रखेंगे, ठीक है। तो ड्यूरम के ऊपर जो रिसर्च करता है वो कौन करता है, आपका इकार्डा करता है। कौन करता है, इकार्डा करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है। ये चीज क्लियर हुई। उसके बाद हेक्साफ्लोराइड की बात करते हैं, तो आपका जो ट्रिटिकम एस्टिवम है, जिसको हम ब्रेड वीट बोलते हैं, ठीक है, वो आपका क्या है, आप हेक्साफ्लोराइड होता है। एक बार इसका देख लेते हैं पीडीएफ में पूरा। वीट बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, ठीक है। फैमिली जो है ग्रेमिनिया पोएसी या ग्रास फैमिली हम बोल सकते हैं। ओरिजिन जो है कहाँ है, साउथ वेस्ट एशिया। क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 42। टाइप्स ऑफ पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेटेड। जर्मिनेशन आपको याद रखना ही है, हाइपोजियल। फ्रूट टाइप की बात करें, फ्रूट टाइप बोल सकते हो, ग्रेन बोल सकते हो, क्या बोला जाता है, कैरियोप्सिस। इन्फ्लोसेंस की बात करते हैं तो क्या है, स्पाइक या हेड है। क्या है, स्पाइक या हेड है। लेकिन राइस के अंदर ये क्या होता है, इन्फ्लोसेंस पेनिकल होता है। राइस के केस में क्या है, आपका पेनिकल है। किसमें है, राइस में। अगर हम शुगर केन की बात करते हैं तो शुगर केन में कहा क्या होता है, ये एरो होता है। ये चीज क्लियर है। उसके बाद अगर हम मेज की बात करें तो मेज के अंदर अलग अलग होता है, फीमेल अलग होता है और मेल अलग होता है। मेल को हम क्या बोलते हैं, टेशल बोलते हैं, और जबकि फीमेल को हम क्या बोलते हैं, सिल्क कहा जाता है। ये चीज क्लियर है। वीट के अंदर जो इन्फ्लोसेंस होता है, उस इन्फ्लोसेंस में इस तरीके का पोर्शन होता है, और इस पोर्शन में जो है जिगजैग पैटर्न के अंदर आपके क्या लगी रहती है, स्पाइक्स लगी रहती है, बालियां लगी रहती है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो इन्फ्लोसेंस होता है, उस इन्फ्लोसेंस से स्पाइकलेट्स जो है किस पैटर्न में अटैच होते हैं, तो याद रखना है जिगजैग पैटर्न में। किशन सर ने आपको जब सॉइल सैंपल के बारे में बताया होगा, तो फील्ड से जो हम सैंपल लेते हैं वो जिगजैग पैटर्न में लेते हैं, यानी यहां से ले लिया, फिर यहां से, फिर यहां से, फिर यहां से, यानी रैंडमली हम जो है जिगजैग पैटर्न उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका कुछ क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हमने बात किया है कॉमन वीट या मैक्सिकन वीट, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट या कॉमन ब्रेड वीट, जिसका नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम है, जो कि क्या है, आपका हेक्साफ्लोराइड है। यहां पर जब हम बात करेंगे तो यहां पर हेक्साफ्लोराइड के अंदर क्या आ जाएगा, आपका ट्रिटिकम एस्टिवम आ जाएगा, ठीक। उसके बाद में इंडिया के अंदर जो है 87% एरिया पर जो है वो कौन सा वीट लगाया जाता है, ट्रिटिकम एस्टिवम, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन ब्रेड वीट कहा जाता है। इवोल्यूटेड बाय द, किसने इसकी डिस्कवरी किया था, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ने। कहां पर, सिमिट मैक्सिको के अंदर, ठीक है। चपाती ब्रेड इज मेड बाय द मैक्सिकन वीट। ये कुछ पॉइंट है जो आपने 12th में भी पढ़े हैं, यूजी में पढ़े हैं, तो इनको बताने का। ड्यूरम वीट के बारे में बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोनी वीट। इंडिया के कितने परसेंट एरिया पर कल्टीवेट किया जाता है, 12% एरिया पर, जिसका नाम क्या है, जिसको मैक्रोनी वीट भी बोलते हैं, और किस नेचर का, ये टेट्राप्लोइड है, ठीक है। मेनली भारत के कहां पर, मोस्टली ग्रोन इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया के अंदर। यदि हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का जो सेंट्रल इंडिया है और साउथ इंडिया है, यहां पर कौन सा वीट कल्टीवेट किया जाता है, ड्यूरम वीट किया जाता है। और जो भारत के अंदर होने वाले टोटल एरिया का, वीट के एरिया का कितना परसेंट कवर करता है, 12%। लेकिन इस भारत के 87% एरिया का जो कवर करता है वो कौन सा है, आपका ट्रिटिकम एस्टिवम है। ये चीज क्लियर है। तो जाहिर सी बात है 87 और 12 को अगर आप जोड़ देते हो तो कितना आ जाता है, 99 आ जाता है। इसमें क्या बचा आपका, 1% बचा। तो जो 1% एरिया कवर किया जाएगा वो किसके द्वारा कवर किया जाएगा, इमर वीट के द्वारा, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिटिकम डाइकोकम। ये चीज क्लियर है। मेनली ग्रोन इन महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करना। देखो, उपमा बनाने के लिए कौन सा वीट बेस्ट है, तो याद रखना है इमर वीट। और जबकि अगर हम बात करें आपका पास्ता वास्ता बनाने के लिए कौन सा है, ड्यूरम वीट, ठीक है। उसके अलावा एक दो वीट है, शॉर्ट वीट, ट्रिटिकम एस्टिवम, सब स्पीसीज स्पोरोकोकम, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन ड्वार्फ वीट। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैक्सिकन ड्वार्फ वीट का नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, जबकि इंडियन ड्वार्फ वीट का नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम सब स्पीसीज स्पेरोकोकम। कौन सी है, सब स्पीसीज स्पेरोकोकम। जब ट्रिटिकम एस्टिवम हेक्साप्लोइड है तो ये भी तो इसी की सब स्पीसीज है, मतलब ये भी किस नेचर का होगा, हेक्साप्लोइड होगा। कैसा होगा, हेक्साप्लोइड। इसके बाद क्लब वीट है, ट्रिटिकम एस्टिवम सब स्पीसीज कॉम्पैक्टम। मत याद रखना बोली से, याद नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। ट्रिटिकम माचा या ट्रिटिकम स्पेल्टा, ये आप याद रख लेना, हेक्साप्लोइड होता है। ट्रिटिकम वल्गेरिस, ट्रिटिकम मोनोकोकम, ठीक है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, मैं एक बार बता देता हूं, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक क्वेश्चन आजकल पूछा जाता है, कल्टीवेटेड जॉन, कल्टीवेटेड जॉन्स।
कल्टीवेटेड जोन्स की बात करें तो वीट के अंदर टोटल कितने कल्टीवेटेड जोन है? 6 कल्टीवेटेड जोन है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा हो जाएगा? नॉर्थ हिल जोन। अगर हम इस पैटर्न की बात करें, इस साइड की बात करते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्ट जोन। इधर की अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ ईस्ट जोन। ये चीज क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल जोन। ये वाला आपका क्या कहलाएगा? पेनिसुलर जोन। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका? साउथर्न जोन। तो टोटल जोन कितने हो गए? 6 हो गए। 3 और 3 6। तो टोटल कल्टीवेटेड जोन्स कितने हैं? 6 है। एक लाइन लिख लेना कि वीट के टोटल कल्टीवेटेड जोन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। देखो इसके बाद में लिख लिया वो, ये आपको नाम याद नहीं रखना है, ठीक है? आपको केवल एक याद चीज रखनी है कि कल्टीवेटेड जोन्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। और सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी होती है वो किस जोन की होती है? नॉर्थ वेस्ट जोन की होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या आता है? हमारा राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ आते हैं, पंजाब हरियाणा आता है, वेस्टर्न यूपी आता है। इस वजह से सबसे ज्यादा जो प्रोडक्टिविटी है वो किसकी है? नॉर्थ वेस्ट जोन की है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है JRF 2019 के अंदर पूछा गया था, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड के अंदर टोटल कितनी वीट की स्पीसीज का कल्टीवेशन किया जाता है? तो 7 स्पीसीज। 7 स्पीसीज है टोटल। 7 स्पीसीज का जो है वो कल्टीवेशन वर्ल्ड में किया जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर जो है याद रखना है 4 स्पीसीज का कल्टीवेशन किया जाता है। ये दोनों पॉइंट भी आप लिख लो। इन वर्ल्ड 7 स्पीसीज कल्टीवेटेड, और जबकि इंडिया के अंदर कितनी है? 4 स्पीसीज का कल्टीवेशन किया जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, स्पीसीज कल्टीवेशन बराबर वर्ल्ड के अंदर जो है 7, इंडिया के अंदर 4। शॉर्ट में काम हो जाएगा। अभी अपन बात करेंगे सारे पॉइंट्स पे दोस्त। लिख लिया क्या ये? चलो इसके बाद में अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं, ठीक है, क्लाइमेट के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली अगर हम वीट की बात करते हैं तो कूल सीजन क्रॉप ये है, यानी रबी सीजन की क्रॉप है। और कूल सीजन की अगर हम बात करें, इसका सोविंग टाइम, सोविंग टाइम की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है 15 अक्टूबर जो है इसका बेस्ट टाइम है, जबकि यहाँ पर जो है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। ये चीज क्लियर है आप लोगों को? अक्टूबर के अंदर जो है सर्दियां होना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे नवंबर दिसंबर आता जाएगा वैसे वैसे तापमान क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ये चीज आप सभी जानते हो। यानी जब हम इसकी सोविंग करेंगे कब? अक्टूबर में, तो टेम्परेचर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना है। जर्मिनेशन के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर है, किसके लिए? जर्मिनेशन के लिए याद रखना है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। ये चीज क्लियर है? इसके बाद में सेकंड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसकी टिलरिंग के लिए। किसके लिए? सॉरी, ग्रोथ के लिए। याद रखना, ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ के अंदर जो है आप 10-10 इसमें से कम कर दो तो 10 और 15 डिग्री सेल्सियस। टिलरिंग की अगर हम बात करें तो टिलरिंग के अंदर जो है 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है मैच्योरिटी के लिए, या इससे पहले फ्लावरिंग के लिए भी आपसे, फ्लावरिंग के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। मैच्योरिटी के लिए जो है वो 20 से 23 डिग्री सेल्सियस। अब आप कहोगे कि सर ऐसे थोड़ा ना होता है, ठीक है, इतना टेम्परेचर कौन याद रखेगा? लेकिन अपन को याद रखना पड़ेगा। अगर आप SR कांटवा की बुक देखोगे तो उसमें 16 से 22 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। राजेंद्र प्रसाद की बुक देखोगे तो 16 से 20 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। याद रखना है टिलरिंग के लिए जो बेस्ट टेम्परेचर है वो कितना है? 16 से 20 डिग्री सेल्सियस। जर्मिनेशन के लिए कितना है? 20 से 25। ग्रोथ आई तो 10-10 दोनों की तरफ से कम कर दिया, फिर 16 से 20 डिग्री सेल्सियस, फिर 20 से 25 और फिर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस। ये आपको याद रखना है। बेस्ट टेम्परेचर वीट के लिए कितना होता है? वीट के लिए बेस्ट टेम्परेचर कितना है? 4.5 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 4.5 डिग्री। मैंने कहा था सभी रबी क्रॉप्स के लिए बेस्ट टेम्परेचर कितना होता है? 4.5 डिग्री सेल्सियस, जबकि खरीफ क्रॉप्स के लिए कितना होता है? 10 डिग्री सेल्सियस। लिख लिया ये टेम्परेचर? आपका मेंशन भी किया हुआ है PDF में, देख लेना। चलिए अब यहां पर कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है।
आप एक बार इसको देखिए, जो स्टेम होता है उस स्टेम से जो लीफ अटैच होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सीड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीड कहा जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हाँ, सुमन चौधरी बताएंगे आपको सर पीडीएफ ऐप पर कब तक, पीडीएफ जो है ऐप पर जो है शाम को 7 बजे तक अपलोड हो जाएगी। ठीक है, चलिए। ये जो स्टेम है, इस स्टेम से जो लीफ अटैच होती है उसको हम क्या बोलते हैं? सीड कहा जाता है। एक है ब्लेड। ब्लेड का मतलब क्या है कि स्टेम, आपने फ्लैग लीफ देखा होगा, फ्लैग लीफ के अंदर क्या होता है? इस तरीके से पत्तियां होती हैं, ऊपर वाली जो पत्ती होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लैग लीफ कहा जाता है। तो इस सीड के ऊपर वाला जो पार्ट होता है जहां से बाली निकली हुई रहेगी साथ में, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्लेड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लेड। अब इसके अंदर दो चीजें हैं, एक लिग्यूल है और एक ऑरिक्यूल है। ठीक है, तो यहां पर दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है और इसको एक वर्ड से आप याद रखना है। जब भी आपसे लिग्यूल की बात की जाए तो आप किसको याद रखोगे? एमएलए को याद रखोगे। किसको याद रखोगे? एमएलए। ठीक है, लिग्यूल का मतलब है मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। क्या है? मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि लिग्यूल का मतलब क्या होता है, तो लिग्यूल का मतलब है मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके अलावा ऑरिक्यूल्स का मतलब होता है अपेंजेस, जॉन ऑफ ब्लेड एंड शीट। जहां पर शीट और ब्लेड दोनों आपस में जुड़ती है वहां पर जो अपेंजेस पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑरिक्यूल कहा जाता है। जबकि लिग्यूल क्या है कि जो ये मेम्ब्रेन, सफेद कलर की जो मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लिग्यूल कहा जाता है। ये चीज क्लियर है? दो वर्ड याद रखना है, लिग्यूल का मतलब मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, ऑरिक्यूल्स का मतलब एक अपेंजेस होता है जो कहां पाया जाता है? ब्लेड और सीट, जो दोनों पत्तियां जहां पर कनेक्ट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑरिक्यूल कहा जाता है। ये चीज क्लियर है? इसके बाद में रिड्यूसिंग हाइट जीन, आरएसटी का मतलब क्या होता है? रिड्यूसिंग हाइट होता है, इज रिलेटेड टू व्हीट क्रॉप। द dwarfness of Norin was the result of two particular recessive gene which is marked with the symbol of SG1 and SG2 होगा। ठीक है, gluten is a protein found in a wheat which is important for bakery product। हाँ जी, चलो इसकी मैं कहानी बता देता हूँ। जनरली क्या था, जापान एक कंट्री है, आपने भी नाम सुना होगा। ठीक है, और जापान के अंदर एक साइंटिस्ट थे एससी साल्मोन। क्या नाम था? एससी साल्मोन। ठीक है, एससी साल्मोन ने क्या कहा कि जापान के अंदर इन्होंने कुछ ऐसे प्लांट्स को देखा जिनकी हाइट क्या थी? बहुत छोटी थी। ठीक है, और उन प्लांट्स के अंदर इन्होंने एक जीन इंसर्ट किया जिसका नाम क्या था? नोरिन, सॉरी, जो प्लांट थे उस प्लांट वेराइटी का एक नाम था जिसका नाम क्या था? नोरिन था। नोरिन 10 था। क्या नाम था? नोरिन 10 था। एक्चुअल में नोरिन 10 कोई जीन नहीं है, पहली चीज तो एक्चुअल में नोरिन 10 कोई जीन नहीं है। लेकिन जिस तरीके से खेरा कोई डिजीज नहीं है, खेरा एक क्या है? एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, लेकिन उसको डिजीज बना दिया है। तो इसी तरीके से नोरिन 10 कोई जीन नहीं था, ये तो एक शॉर्ट ड्वार्फ वेराइटी थी जिसके अंदर जो जीन एक्चुअल रेस्पॉन्सिबल है ड्वार्फनेस के लिए वो रिड्यूसिंग हाइट H1 है और RH2 है। ठीक है, तो RH1 रिड्यूसिंग हाइट 1 एंड रिड्यूसिंग हाइट 2, इसको हम RST1 भी बोल सकते हैं और RST2 भी बोल सकते हैं। तो ये नोरिन 10 जो है कोई जीन नहीं था। एक्चुअल में जीन कौन से हैं? RST1 और RST2 है। ठीक है, तो नोरिन 10 जो वेराइटी वो कहां पर देखी गई थी? एससी साल्मोन ने जापान में देखी थी। लेकिन 1960 के अंदर जो है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो है इसको मैक्सिको लेकर आए, मैक्सिको के अंदर इसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया, फिर वहां पर कई सारी इन्होंने ड्वार्फ वेराइटीज डेवलप की। फिर उन ड्वार्फ वेराइटीज को 1963 के अंदर भारत लाया गया, फिर इनका परीक्षण किया गया और 1966-67 के अंदर इन वेराइटीज को जब लार्जली पूरे इंडिया के अंदर ग्रो किया गया तो इनका प्रोडक्शन लेवल बहुत ज्यादा था और प्रोडक्शन लेवल बहुत ज्यादा होने की वजह से उस ईयर को हमने क्या कहा? ग्रीन रेवोल्यूशन कहा। ठीक है, हाँ पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल। उगाया गया। देखो इसकी मैं कहानी आप लोगों को बता देता हूं। जापान था, जापान से जो है मैक्सिको आता है, मैक्सिको से जो है इंडिया आता है। ठीक है, जापान से जो है शॉर्ट ड्वार्फ वैरायटी थी जिसका नाम क्या था? नोरिन 10 था, जिसके अंदर रिड्यूसिंग हाइट 1 और रिड्यूसिंग हाइट 2 जीन रेस्पॉन्सिबल थे। इनको मैक्सिको लाया गया, मैक्सिको में इनका परफॉर्मेंस देखा गया किसके द्वारा? नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग के द्वारा 19
1960 में। ठीक, फिर 1963 के अंदर इनको कहाँ लाया गया, इंडिया के अंदर लाया गया। इंडिया के अंदर लाने के बाद इनका जो है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन किया। क्या किया, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। दो प्रकार के इंट्रोडक्शन होते हैं, प्राइमरी इंट्रोडक्शन होता है और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन होता है। जब कोई चीज वाइल्ड फॉर्म से कल्टिवेटेड फॉर्म में लाई जाती है तो उसको हम प्राइमरी इंट्रोडक्शन बोलते हैं, और पहले से ही वो प्राइमरी इंट्रोडक्शन में है और उसको हम दूसरी जगह लेकर जाते हैं तो उसको हम सेकेंडरी इंट्रोडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर इन वेराइटी का क्या किया गया था, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन किया गया था 1963 के अंदर सबसे पहली बार। कहां पर, पंतनगर के अंदर। कहां पर, पंतनगर के अंदर, जिसे कि हरित क्रांति की जन्मभूमि कहा जाता है, मदरलैंड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। अगर कभी आप पंतनगर जाओ तो पंतनगर के अंदर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के सामने नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, तो इसे कहा जाता है मदरलैंड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। यहां पर लाने के बाद जो इनका मल्टीप्लिकेशन किया गया, इनका परफॉर्मेंस देखा गया, केवल पंतनगर में नहीं, कई सारी जगह हमारे पंजाब हरियाणा के अंदर, लेकिन मेनली जो देखा गया था वो पंतनगर में था। ठीक है, तो इस वजह से पंतनगर को मदरलैंड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। 63 के बाद 2 से 3 साल तक जो है इनका परफॉर्मेंस, आपने देखा होगा कोई भी वैरायटी निकलती है तो लगभग 6 से 7 साल तो उसके अंदर जनरली लग जाते हैं। तो यहाँ पर सेकेंडरी इंट्रोडक्शन किया था तो 2 से 3 साल तक इन्होंने परफॉर्मेंस देखा। 1965 के अंदर कमर्शियली कल्टीवेशन करने के लिए इन्होंने अलाउ किया। तो जो प्रोडक्शन के जो रिजल्ट आए 1966-67 के अंदर, उसके बेसिस पर इसे क्या कहा गया, ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद में चपाती मेकिंग क्वालिटी डिपेंड ऑन द ग्लूटेन। एक और चीज याद रखना है कि कुछ बच्चों के अंदर आपने देखा होगा कि उनके अंदर अगर वो ज्यादा, या फिर आप में के परिवार में, मैं सॉरी मतलब भगवान करे ना हो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रोटी को नहीं पचा पाते, यानी उनके अंदर जो है वो ग्लूटेन का पाचन इजीली नहीं होता है, जिसको हम कौन सी डिजीज बोलते हैं, सेलिक डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलिक डिजीज कहा जाता है। सेलिक डिजीज का मतलब होता है कि जो इजीली ग्लूटेन को पचा नहीं पाते, उनको हम बोलते हैं सेलिक डिजीज कहा जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह हम ग्लूटेन फ्री आटा उनको खिलाते हैं, यानी गेहूं का आटा उनको नहीं दिया जाता है, कोई दूसरी जो है सीरियल क्रॉप उनको खिलाई जाती है। तो याद रखना है, जिगजैग लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, रेचिस बोलते हैं, यानी जो वो मेन पोर्शन है जिसके अंदर स्पाइकलेट जिगजैग पैटर्न में लगे हुए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेचिस। ऑरिक्यूल की बात करते हैं तो क्लो लाइक, क्लो को ही हम बोलते हैं अपेंजेस लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द वीट। ये किसके अंदर पाया जाता है, वीट के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन वाइल्ड ओट और फ्लोरिश मैन्यूर के अंदर ये नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। फिर उसके बाद में फ्लावर इज क्लोजली बाय लेमा एंड पेलिया। यहां पर मैं आपको बता देता हूं लेमा और पेलिया। अगर हम किसी फ्लावर की बात करते हैं तो फ्लावर के अंदर 2 पार्ट होते हैं। मान लीजिए सीड है, इस सीड के ऊपर एक तो इस तरीके से कवरिंग होगी और एक और जो है इस तरीके से होगा। लेमा जो है वो कहाँ का होता है, बार वाला होता है। पेलिया जो है वो कौन सा होता है, अंदर वाला होता है। और लेमा और पेलिया दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हल बनाते हैं। ये चीज क्लियर है। चलिए, flower is lemma is the outer bracket and pelia is the inner bracket and oven is the extended part of the lemma। किसका extended part है, लेमा का extended part है। यानी जो लेमा है मैंने कहा बार वाली है और इससे इस तरीके की जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओवन। और ओवन जो है वो फोटोसिंथेसिस में कितना पार्टिसिपेट करता है, 12% करता है। ये चीज आप लोगों को पता है, ये चीज क्लियर है। इसके बाद में नोरिन ड्वार्फिंग जीन वाज आइसोलेटेड फ्रॉम नोरिन सीरीज एंड व्हीट वेराइटी एंड नॉर, इसको आप छोड़िए ना। फर्स्ट सच वेराइटी नोरिन 10 ड्वार्फिंग जीन वेराइटी, क्या वो लाइन गलत है। फर्स्ट सच वेराइटी नोरिन 10 ड्वार्फिंग जीन वेराइटी ब्रॉट टू यूएसए बाय द एस साल्मोन इन 1948। 1948 में कौन लेके आया था, अरे भाई साल्मोन की बात हो रही है यहाँ पे। कौन है, साल्मोन। जापान के जो साल्मोन थे वो यूएसए में लेकर आए थे। इसके बाद में 1963 के अंदर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपार्टेड 100 केजी ऑफ मैक्सिकन वेराइटी सीड ऑफ सोनारा 63, सोनारा 64 और लर्मा राजो, रोजो नहीं है, लर्मा राजो, which helped to and 5 varieties were released by the IRI like Lerma Rajo 64, S63, Sonara 64, Mayo 64 and S2027। ये पुराने जमाने गए जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे। हो सकता है जब आप इंटरव्यू में बैठो तो आपसे पूछ लिया जाए, वो अलग बात है। Later on, these were replaced by the Kalyan Sona, susceptible to all rust and Sonalika Karnal Bunt। ठीक है, इनको जो है वो किसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया, कल्याण सोना और सोनालिका के द्वारा। 1970 में ट्रिपल जीन ड्वार्फ जीन वैरायटी वाज रिलीज्ड। तो ट्रिपल जीन जो ड्वार्फ वैरायटीज थी वो कौन कौन सी है, हीरा मोती और लाल बादशाह। कौन सी है, हीरा मोती और लाल बादशाह है।
In 1965 both the varieties were released for commercial cultivation in India and broad grain revolution, wheat revolution. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है wheat revolution के लिए कौन सी वैरायटी जो है मेनली रेस्पॉन्सिबल थी, तो कल्याण, सोना और सोनालिका। हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम जो है कब चलाया गया था, 1967 के अंदर, 66-67 के अंदर। रिसर्च स्टेशन ऑफ व्हीट ऑफ मॉडर्न और कॉमन व्हीट इज द सिमिट है। जबकि अगर हम बात करें आपके ड्यूरम व्हीट का, तो ड्यूरम व्हीट का क्या है आपका, इकार्डा है। डायरेक्टरेट ऑफ व्हीट रिसर्च कहाँ है, करनाल हरियाणा के अंदर है, और अभी इसका नाम क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च है, जो कि कहाँ है आपके करनाल हरियाणा के अंदर है। IIWBR, जिसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च हम बोलते हैं, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ले रिसर्च। रूट कलर ऑफ फ्लेरिस माइनर मैंने आपको बताया किस कलर का होता है, पिंक कलर का होता है, जबकि अगर हम व्हीट की बात करते हैं तो किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। सेमिनल एंड एडवेंटेजियस रूट्स आर फाउंड इन व्हीट, ओट एंड बार्ले। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है कि यदि हम रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी रूट्स होती है और एक होती है आपकी सेकेंडरी रूट, ठीक है। अगर हम चला गया, अगर हम प्राइमरी रूट्स की बात करते हैं तो प्राइमरी रूट्स जो है वो किस तरीके से जाती है, वर्टिकल मूव करती है, जबकि सेकेंडरी रूट्स कैसे जाती है, हॉरिजॉन्टल जाती है। सीड के अंदर जो पहली बार जो रूट्स निकलती है वो रूट्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी रूट्स बोलते हैं, और वीट के अंदर इसे हम क्या बोलते हैं, सेमिनल रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेमिनल रूट। लेकिन कुछ दिनों के बाद ये सेमिनल रूट्स क्या हो जाती है, मर जाती है। उसके बाद कौन सी रूट्स निकलती है, सेकेंडरी रूट्स, एडवेंटेटियस रूट्स। और वीट के केस में 20 से 21 दिन के बाद में कौन सी रूट निकलती है, क्राउन रूट निकलती है। और क्राउन क्या होता है कि सोइल से नीचे और सीड से ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं, और यहां से जो रूट्स निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं, क्राउन रूट्स बोलते हैं। ये चीज क्लियर है। Crown root is developed from the soil, below soil and above the seed and transitional zone between the root and shoot, उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। क्राउन रूट अपीयर आफ्टर टिलरिंग स्टेज ऑफ व्हीट, ये थोड़ा पॉइंट गलत है, ठीक है, इसको आप कट कर लेना। इन व्हीट permanent adventitious roots develop root below the soil surface after the appearance of first leaves is called the clonal roots। कौन सी रूट्स है, क्लोनल रूट्स। यार इनको दिखेगा नहीं, रूट के माध्यम से या रूट के अलावा किसी भी पार्ट से जो रूट्स निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिटियस रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडवेंटिटियस रूट्स बोलते हैं। और वीट के अंदर कौन सी रूट्स कहलाती है, वो क्लोनल रूट्स कहलाती है। मैंने जब आपको इरिगेशन बताया था तो कहा था कि इरिगेशन शेड्यूलिंग किसने की थी, RBL भारद्वाज ने की थी। पूरी आपको इरिगेशन शेड्यूलिंग का पता है वीट के केस में, एक इरिगेशन तो कब देना है, दो इरिगेशन तो कब देना है, वाटर रिक्वायरमेंट कितनी होती है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है। ट्रिट्रिकेल की बात करते हैं तो ट्रिट्रिकेल का नाम क्या है, ट्रिट्रिकेल सिकेल है, ठीक है, जो कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या था, रिम्पू, और बात थी 1890 की। ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 1980 नहीं है, 1890 है, ठीक है। रिम्पू ने क्या किया था, वीट और राई के बीच में, दोनों के बीच में क्रॉस करवाया और इनको क्या मिला था, ट्रिट्रिकेल मिला था। क्या मिला था, ट्रिट्रिकेल, ठीक है। फर्स्ट मानव निर्मित अगर हम सीरियल की बात करें तो कौन है आपका, ट्रिट्रिकेल है। फर्स्ट मैनमेड सीरियल की अगर हम बात करें तो कौन सा है, ट्रिट्रिकेल है, ठीक है। उसके बाद इसकी अगर हम फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली पोइसी है। फर्स्ट हाइब्रिड ट्रिट्रिकेल वेराइटी आपसे पूछी जा सकती है, DT46 है। ओरिजिन इसका स्वीडन हुआ है। ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ जर्मिनेशन, आगे बात जर्मिनेशन की, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। टिलरिंग के लिए 16 से 22 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर दिया हुआ है, आप 16 से 20 डिग्री सेल्सियस उसको कर लेना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर 20 से कितना दे रखा है, 20 से 23 डिग्री सेल्सियस। एंड मैच्योरिटी के लिए 23 से 25 डिग्री। ये जो थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना, जो मैंने आपको टेम्परेचर लिखाया उसको आपको याद रखना है, ठीक। उसके बाद में when the sowing beyond 25 नवंबर, late sowing, then the seed rate is taken 20 to 25% more than the sowing। यहां पर कहा गया है कि यदि हम सोविंग जो है कितनी नवंबर के बाद में, 25 नवंबर के बाद में। जब मैं आपको जीरो टिलेज पढ़ा रहा था तो उस केस में मैंने आपको कहा था कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में या कहें तो पंजाब और हरियाणा के अंदर जो है जीरो टिलेज के माध्यम से क्या किया जाता है, वीट की सोविंग किया जाता है। जैसे ही राइस की हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद एक इंप्लीमेंट आता है जो 4 ऑप्शन एक साथ करता है, जिससे हमें क्या फायदा मिलता है कि जहां
राइस की हार्वेस्टिंग होने के बाद जो पर्लिंग हम फील्ड में करते हैं उसकी वजह से सोइल जो हमारी कॉम्पैक्ट हो जाती है, उसको ब्रेक करने के लिए, फील्ड प्रिपरेशन करने के लिए लगभग 7 से 10 दिन का समय लग जा रहा है। लेकिन हम हैप्पी सीडर के माध्यम से कोई फील्ड प्रिपेयर नहीं करते हैं और डायरेक्ट जो है सबसे पहले सरफेस को क्लीन करते हैं, डिगिंग करते हैं, सीड इंसर्ट करते हैं और देन कवर कर देते हैं। तो इससे हमारे को जो है कितने दिन का लाभ मिल जाता है, 10 to 10 days एडवांस ऑफ वीट सेविंग मिल जाता है। वीट की सोविंग में जो है कितने दिन का लाभ मिलता है, 8 से 10 दिन का मिलता है। ये चीज क्लियर है। अब कोई सी भी क्रॉप हो, अगर आप उसकी लेट सोविंग करोगे तो आपको 20 से 25% सीड रेट ज्यादा देनी ही होगी। क्यों देनी होगी? क्योंकि लेट सोविंग करने पर सीड जर्मिनेशन होने के चांसेस जो है थोड़े कम हो जाते हैं, तो इस वजह से हम एक्स्ट्रा डोज यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है। नॉर्मल सीड रेट की बात करें तो 100 kg पर हेक्टेयर, फॉर लेट सोविंग 120 से 125 kg पर हेक्टेयर। एक और चीज आपको याद रखना है, एक होता है FIRB। क्या होता है? FIRB, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फरो इरिगेटेड राइस बेड। इसके अंदर अगर आप वीट का कल्टीवेशन करते हो तो आपको सीड रेट जो है कितनी चाहिए? 75 kg पर हेक्टेयर। कितनी चाहिए? 75 kg पर हेक्टेयर। यदि डिबलर के माध्यम से कर रहे हो, किसके माध्यम से? डिबलिंग अगर आप कर रहे हो तो डिबलिंग के लिए जो है सीड रेट की आवश्यकता है 25 to 30 kg पर हेक्टेयर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। FIRB की सीड रेट कितनी होती है? 75 kg पर हेक्टेयर। डिबलिंग की कितनी होती है? 25 से 30 kg पर हेक्टेयर। नॉर्मल सीड रेट कितनी होती है? 100 kg पर हेक्टेयर। सेलाइन एरियाज के अंदर कर रहे हो तब भी 20 से 25% ज्यादा आपको यूज करना है। ठीक है। लेट सोविंग कर रहे हो तब भी 20 से 25% ज्यादा यूज करना है। R/P की बात करें तो 22.5 सेंटीमीटर और डेप्थ ऑफ सीड कितना रखते हैं हम? 3 से 5 सेंटीमीटर रखते हैं, लेकिन पर मिनट का 2 से 3 सेंटीमीटर रखते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपने देखा होगा कि हम एक इंप्लीमेंट यूज करते हैं कि यदि मान लीजिए हम हाथ को केरा करके, मतलब मान लीजिए हाथ के माध्यम से अगर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? केरा कहा जाता है। और यदि वो जो पोल होता है उसी के अंदर अगर हम सीड को डालते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? पोरा या नाई कहा जाता है। When the seed is dropped in the furrow by the hand is called as the केरा। केरा का मतलब लोकल लैंग्वेज में हाथ को टेढ़ा करना क्या कहलाता है? केरा कहलाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? केरा। एंड व्हेन इज ड्रॉपेड थ्रू द पोरा और नाई, पोरा का मतलब एक होल लाइक स्ट्रक्चर होगी, उसके माध्यम से अगर हम करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? पोरा मेथड कहा जाता है। फरो इरिगेटेड राइस बेड इज यूज्ड इन द व्हीट फॉर सोविंग, जिसकी सीड रेट कितनी होती है? 75 kg पर हेक्टेयर। इसके बाद में है रेशियो ऑफ ग्रेन एंड स्ट्रा, कितना है? 1:1.5। और जबकि ड्वार्फ में कितना है? 1:1। अब आप मुझे बताओ कि जो सोरगम है उस सोरगम के अंदर कितना किया जाता है? सीड और इसका रेशियो कितना है? 1:3। जबकि पिजन पी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें कितना है? 1:4 होता है। कितना होता है? 1:4। जिसके अंदर स्ट्रा की मात्रा अगर ज्यादा है, स्ट्रा वाला पोर्शन ज्यादा है, मतलब उसके अंदर बायोलॉजिकल ग्रोथ जो है, मतलब उसके अंदर वेजिटेटिव पोर्शन क्या होता है? ज्यादा बनता है, और ग्रेन पोर्शन क्या होता है? कम होता है। ठीक है। तो ये चीज याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है सोरगम का सीड स्टार रेशियो कितना होता है? 1:3 होता है। पिजन पी का सीड स्टार रेशियो कितना होता है? 1:4 होता है। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद पर्लिंग इंडेक्स मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों। पर्लिंग इंडेक्स यहां पर लिखा हुआ है, डिटरमाइन द हार्डीनेस ऑफ ग्रेन इन व्हीट एंड हायर वैल्यू मींस द लोअर द कर्नेल हार्डीनेस। ठीक है, आपने सुना होगा, एक बार हम इसको डिटेल में देख लेते हैं ये क्या चीज है। एक इंडेक्स है जिसका नाम क्या है? पर्लिंग इंडेक्स। और पर्लिंग इंडेक्स इंडिकेट करता है हार्डीनेस ऑफ व्हीट सीड या व्हीट ग्रेन। टाइम हो गया क्या? 2 मिनट सर। 2 मिनट और लगेंगे। हाँ ठीक। पर्लिंग इंडेक्स की बात करते हैं तो पर्लिंग इंडेक्स किसको इंडिकेट करता है? हार्डीनेस ऑफ व्हीट ग्रेन को इंडिकेट करता है। इसमें जनरली इसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स। एक्स का मतलब होता है इनिशियल वेट ऑफ 20 सीड्स। जो शुरुआत में हमने 20 सीड लिए हैं उनका वजन कितना है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? x से। y का मतलब होता है कि वेट ऑफ मटेरियल लेफ्ट ओवर 20 mm सीव। ठीक है, और इसकी वैल्यू अगर मान लीजिए 29 से कम आती है तो ये वेरी हार्ड, 29 से 40 आती है तो ये हार्ड, और 41 से
50 आती है तो 100, और मोर देन 50 आती है तो ये है वेरी 100। तो आप समझ सकते हैं कि पर्लिंग इंडेक्स की वैल्यू किसके अगेंस्ट है, हार्डीनेस के, कि जितनी ज्यादा वैल्यू उतना कम क्या होता है, हार्डीनेस होता है। एक बार आप जो है ये लिख लीजिए, कल की क्लास के अंदर जो है हम पूरा और वीट को पढ़ लेंगे, उसके साथ साथ बकवीट, बार्ले या जो भी 2-3 छोटी छोटी क्रॉप्स हैं उनको कवर कर लेंगे। बच्चों आपको पैथोलॉजी में डिजीज पूरे करवा दिए हैं, एंटोमोलॉजी में आपको इंसेक्ट कवर करवा दिया गया है। अपन जो बेसिक चीजें हैं, वीड मैनेजमेंट वाला पोर्शन भी अपन ने कवर कर लिया है। अब अपन को केवल टर्मिनोलॉजी से रिगार्डिंग जो है चीजें पढ़नी है। आपको क्या करना है, सुंडा वाली जो 2-3 किताबें हैं अपनी बेसिक उनको भी साथ में पढ़ना है। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई अप होगा। अगर आप वीट को आज सुंडा में से पढ़ते हो तो आपको लगेगा कि कुछ है ही नहीं इसमें, और उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अपर होगा। उसके अंदर डिजीज दे रखा है, तो जैसे आप वीट पढ़ रहे हो तो वीट के डिजीज को भी साथ में पढ़ो, वीट पढ़ रहे हो तो वीट के इंसेक्ट को भी साथ में पढ़ो। तो इस तरीके से इसको पूरा कवरअप कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल।